प्रोग्राम में बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान का कौम से खिताब। इमरान खान कल सऊदी अरब के 2 रोजा दौरे से मुल्क वापस पहुंचे, जहां उन्होंने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में शिरकत। याद रहे कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए $6 अरब के इमदादी पैकेज का ऐलान किया है। उसके बाद बात करेंगे अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा माइक पोम्पेओ की, जिन्होंने कल अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट में ब्रीफिंग देते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान ने अपने मगरबी सरहद के करीब दहशत गर्दों की पनागाहों के खिलाफ कार्रवाई ना की तो पाकिस्तान को उसका खमियाजा भुगतना होगा। उससे पहले अफगान सदर अशरफ गनी कंदहार में मारे जाने वाले पुलिस कमांडर जनरल राजिक के अहले खाना से ताजियत करने गए तो उन्होंने कहा कि कंदहार में 18 अक्टूबर को जो वाक़या पेश आया उसकी मंसूबाबंदी पाकिस्तान में हुई थी। और आखिर में बात करेंगे कराची के पाकिस्तान क्वार्टर्स की, जहां आज सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर जब पुलिस ऑपरेशन करने पहुंची तो क्वार्टर्स के मकीनों ने पुलिस के खिलाफ एहतजाज करना शुरू कर दिया। पुलिस ने एहतजाज करने वाले लोगों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की फायरिंग की और लाठी चार्ज शुरू किया। बाद में सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल ने मीडिया को बताया कि उन्होंने इस सिलसिले में चीफ जस्टिस से बात की है, जिसके नतीजे में चीफ जस्टिस ने 3 महीने के लिए ऑपरेशन मौखर करने के अहकामात जारी कर दिए। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं मीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606028 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया के ज़रिए भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_, और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं bolbolpakistan@dawnnews.tv। अच्छा गुलबीना, तुम जानती हो आज सुबह उठते ही मैंने ये फैसला किया था, तुमने भी अपने तौर पर ये सोच रखा था कि अफगानिस्तान को आज हम फोकस करें, पोम्पेओ साहब के बयान के साथ मिला के, सेक्रेटरी खारजा के बयान के बाद। लेकिन वज़ीर आज़म साहब की तकरीर आ गई तो अब जाहिर है कि उसका जो है उसकी तरजीह बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा किया कि उन्होंने तकरीर कर दी, क्लैरिफाई करने के लिए बातें। लेकिन मैं फिर भी ये मेरा ख्याल है कि ये तकरीर इन्हें ये मंडे तक इंतज़ार कर लेते, क्योंकि पीर को जो है वो कौमी असम्बली का इजलास होना है। तो चूँकि ये कह रखा है इन्होंने कि जी मैं कौमी असम्बली में न क्वेश्चन आवर उन्होंने का वादा किया था। ये अपनी तकरीर करते तो बहुत सारी जो चेमे गोइयाँ हो रही थी कि जी सऊदी अरब अचानक क्यों मेहरबान हो गया। और ये चेमे गोइयाँ भी इसी वजह से हुई कि मैंने और आपने चेमे गोई की बुनियाद नहीं डाली। हुआ ये कि जब साबिका दौरा हुआ था वज़ीर आज़म साहब का, तो वज़ीर आज़म साहब के तर्जुमान जनाब फवाद चौधरी साहब जो वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने आसमा शिराजी को इंटरव्यू में बाकायदा बताया था कि सऊदी अरब से हमें मदद इसलिए नहीं मिल रही कि उस मदद के बदले जो वो देने जो हमसे मांग रहे हैं वो हम देने को वो तैयार। तो फिर अब क्या हुआ? तो जो भी आदमी सवाल कर रहा था वो ये कह रहा था कि साहब ये क्या हुआ। कि अब वो, जबकि मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इस वक्त सऊदी अरब आपसे कुछ कंडीशन आयद करने की पोजीशन में नहीं था, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान को जिस तरह जमाल खशोगी के मामले में आए और जिस तरह एक बहुत बड़ा इवेंट जिसका बहुत दिनों से ये प्रिंस जो थे मौसूफ वो प्लान कर रहे थे, वो सारा धरे का धरा रह गया। उसमें पाकिस्तान के वजीर आजम की मौजूदगी, ये इटसेल्फ बहुत बड़ा एक मैसेज था बीबी कि एक तरफ उर्दवान जैसा एक बहुत एक्सपीरियंस और ताकतवर और तुर्की का नेटो कंट्री, उसका रहनुमा जो है वो बाकायदा बम्बार्ड किए जा रहा है और जिसकी वजह से ट्रम्प को दूरी, जर्मन, फ्रांस, उसमें अब हमें ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हम बदकिस्मती से अपने मुल्क को थोड़ा सा हम हमेशा लेट डाउन करते हैं। हम गरीब मुल्क हैं, यकीनन गरीब मुल्क हैं, यकीनन हमारे बहुत मसाइल हैं, यकीनन बहुत मसाइल हैं, लेकिन बीबी हम एक 22 करोड़ का जियो स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग बहुत इम्पॉर्टेंट मुल्क हैं, जिन्होंने अपने तमाम तर मसाइल के बावजूद कम अज़ कम
آپ نے اپنا جو سیکیورٹی پروفائل رکھا ہوا ہے، بہرحال جو 5 پرماننٹ قوتیں ہیں سلامتی کونسل کے ممبرز، ان میں سے 2 ہی اور ملک ہیں نا جو ڈکلیئرڈ ایٹامک پاورز ہیں، انڈیا اینڈ اس، اینڈ وی بینگ دا اونلی مسلم کنٹری. تو ایسی بھی بات نہیں ہے کہ ہم کوئی، اب اس میں اس پروفائل والے ملک کے وزیر اعظم کا اس کانفرنس میں جس سے ہر آدمی لاسٹ منٹ پہ فاصلہ رکھ رہا تھا، جانا اٹ سیلف، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت سعودی عرب کے ساتھ ایک فیور تھی. اوکے، سو دیٹس ویئر $3 بلین ہمارے اوپر کوئی انہوں نے کوئی اتنا احسان نہیں کیا کہ ہم بہت زیادہ شکر گزار محسوس کریں. یس، تھینک یو، آف کورس ایک کوشن آیا ہے، یقیناً آیا ہے. اچھا، اب اس کے بعد وہ جو تقریر کے آغاز میں ہی دوبارہ جو میں روئے چلے جا رہا ہوں 2-3 روز سے، وزیر اعظم صاحب نے یہ فرمایا کہ ہمارے اوپر اتنا کڑا وقت تھا کہ ہم شاید دیوالیہ ہو جاتے. وزیر اعظم پاکستان کے منہ سے یہ بات، بھائی ورسٹ کم ورسٹ یہ ہوتا کہ ہمیں IMF کے پاس ایک بڑے پیکج کے لیے کڑی شرائط کے ساتھ جانا پڑتا. اور جیسے میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا، امریکی محاورہ بتایا تھا کہ اگر تم نے بینک کے $100 دینے ہیں تو تمہیں پریشان ہونا چاہیے، لیکن اگر تم نے بینک کے $10 لاکھ دینے ہیں تو پھر بینک کو پریشان ہونا چاہیے. تو اس کے علاوہ ایک سیکنڈ نصرت صاحب، سوری پورا میں سن نہیں پائی. ڈیڈ ہی سے کہ IMF are we still going؟ یہ تو نہیں ہوا کہ ہم نہیں جا رہے پروگرام؟ کیا کہا؟ کیونکہ شروع میں انہوں نے باقی جو بات کی ہے انتہائی معقول، پہلے 8:15 بجے کی بات آئی تو I wasn't able to بہت معقول. اس کے بعد سوائے دیوالیہ کے جو بات کر رہے تھے، نہیں are we going to the IMF or not still؟ جا رہے کتنی مرتبہ کہوں نا، وہ عرض یہ ہے کہ بہت معقول بات تھی دیوالیہ کے علاوہ کہ اگر ہم اس طرح کے کوشن سے، کیونکہ انہوں نے کہا وہ 2 اور ممالک سے ایکسپیکٹ بھی کر رہے ہیں، ملیشیا اینڈ چائنا، تو اس کے جواز میں وہ جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل درست بات کر رہے ہیں کہ اگر چین سے، ملیشیا سے اور سعودی عرب سے اس نوعیت کے کوشن نہ ملیں جیسے کل ملے ہیں، تو پھر اگر ہم IMF کے پاس جائیں گے تو ہم ایک بڑی رقم کی ڈیمانڈ کریں گے جو کم از کم 15 سے 16 ہو سکتی ہے، اور پھر اس کے عوض وہ 3-4 سال تک پھیلا ہوا پروگرام ہوگا جس میں ان کے پورے دور اقتدار میں IMF بندے یہاں بیٹھ کے اس پہ نگاہ رکھیں گے. تو یہ چھوٹا پروگرام کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ ٹھیک ہے، چلیں لیٹس سی اف دے کین ایکچولی ڈو دیٹ. بالکل معقول بات ہے. ان کو صرف دیوالیہ کا لفظ یوز نہیں اختیار کرنا چاہیے تھا. باقی آرگومنٹ کے why we needed this kind of package اس پہ بالکل ہی was absolutely right. ہم بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو وزیر اعظم صاحب نے آج جو تقریر کی اس پہ اپنا تجزیہ جاری رکھیں. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @PakistanUnderscore. تو بھیا یہ پہلی بات یہ کہ چلیں مناسب ہوا کہ 6 میں گوئیاں ہو رہی تھی، ایک تقریر تو کریں. فائن. دوسرا یہ ہے کہ میرا صرف ایک اعتراض ہے، دیوالیہ کا لفظ استعمال نہ کرتے. باقی ان کے دلائل سے میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ اگر ہمیں یہ ہم نے کل بھی میں کہہ رہا تھا کہ یہ ہمیں کوشن ملیں گے تو ہم پھر 6-7 ارب. ٹھیک ہے، مگر اگین نصرت صاحب دیٹ آلسو ڈیپینڈز آن دی IMF. I mean ان کی بھی تو کوئی وہ ہوتی ہے. ایٹ لیسٹ چلیں نیگوسیشن کی پوزیشن میں ہوں گے، بہتر ایک حالات میں جائیں گے، نہ کہ بجائے اس کے کہ بالکل ہی ہمارے پاس تیل بھی نہ ہو، فورن ریزرو بھی نہ ہو. We will be in a better negotiating position with the IMF میں اتنا ماننے کو ضرور ہے. یہ اور ابھی جو وہ مزید جو توقع کر رہے ہیں چین سے، نہیں مطلب اسی کے ساتھ نا جو 2 ساری اگر وہ سب ہوا تو ہم IMF کے ساتھ نیگوشیشن کی پوزیشن میں ہوں گے. اگر چین اتنا ہی میچ کر دے اور کچھ فرض کرو کہ اپنی کچھ چیزیں جو ہیں وہ رائٹ آف تو نہیں کوئی بھی کرتا ہوتا، وہ ڈیفر کر دے. مثلا جیسے سعودی عرب نے اپنے کچھ تیل کے بارے میں 3 سال کے لیے کہا ہے. فرض کرو کہ چین یہ کہے کہ جی مندرجہ ذیل چیزیں جو آپ نے اس سال ادا کرنی ہیں آپ نہ کیجئے، ٹھیک ہے شور 2 سال بعد کر دیجئے گا، تو وہ بھی ایک بہت بڑی ریلیف ہوگی ان سبسٹینٹیو ٹرم میں. اور ملیشیا سے
मेरा नहीं ख्याल सिवाय इसके कि वो आपको डिफर्ड पेमेंट पे को पाम ऑयल देते हैं। हाँ, या और वो क्या दे सकते हैं, क्योंकि उनके अपने हालात वहाँ मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म साहब को किसी ने प्रॉपर ब्रीफ नहीं किया है। वो शायद उन्होंने सुना था कि उन्होंने रीनेगोशिएट की थी महातीर मोहम्मद साहब ने, तो वो शायद वो करने जा रहे हैं ना। पूछा होगा कि कैसे निगोशिएट करना है, तो सच्ची बात है कि पाकिस्तान जो है ये पाकिस्तान की जो यानी फॉरेन ऑफिस है और पाकिस्तान की जो दीगर हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं वहाँ पे वेटरन्स हैं जो पूरी दुनिया को बता सकते हैं कि चीन के साथ कैसे निगोशिएट करना है। क्योंकि बहरहाल एक ज़माना था कि जब दुनिया का वाहिद एक गैर मुल्की एयरलाइन वहाँ जाती थी और वो PIA थी जो चीन जाती थी, ठीक है ना। और अमेरिका की भी जो ओपनिंग हुई तो पैसेंजर यहाँ से चीन गया था। तो हमें ये जानने के लिए कि जी चीन से निगोशिएट कैसे करना है, महातीर मोहम्मद से को सीखने की ज़रूरत नहीं। और महातीर मोहम्मद का तो सबसे बड़ा मसला ये है कि उसने अपने मुल्क में, आपको पता है कि चीनी वहाँ पे को 30% है और वो वहाँ की इकॉनमी में फायज है। ये जो महातीर की कहानियाँ चलती रहती हैं, बड़ा लीडर 2 नंबर का लीडर है वो, उसने इंट्रोड्यूस करवाया कोटा सिस्टम, उसने कॉन्सेप्ट दिया भूमि पत्रा यानी सन्स ऑफ द सॉइल। उसने कहा मलेज जो है सरकारी नौकरियां उनकी, कर्जों में सहूलत उनकी। अब चक्कर क्या होता है कि मले को आगे करके चीनी जो है वो बैंक से कर्जा लेता है, मले को पैसे देता है, कारोबार वो चलाता है, मले तीसरी शादी कर लेता है और एक नई गाड़ी लेकर बहरहाल। तो ये मैं इस बात को तस्लीम नहीं करता। यमन के बारे में उन्होंने कुछ कहा नुसरत साहब, वो इकोनॉमिकली मैं अर्ज करता हूँ ना, इकोनॉमिकली जो है वो मेरी दानिश में अगर हमारी मदद कर सकते हैं चीन कर सकते तो वो यही है नहीं कि पाम ऑयल एक बहुत बड़ा आइटम है, बहरहाल वो भी खुर्दनी आइटम एक मेजर है और भी कुछ ऐसी खाने पीने की चीजें जो वहां से जो इंपोर्ट्स कुछ होती हैं कुछ, तो उसमें हो सकता है या बार्टर भी हो सकता है, तो वो भी एक रिलीफ हो सकती है। वो हमें निगोशिएशन स्ट्रेटजी महातीर नहीं बता सकता। चले ठीक है ना, राइट। अच्छा, अब मुझे सिर्फ एक इसमें जो एतराज़ है वो ये कि एक वज़ीर आज़म साहब ने कल जो किया ना, उससे एक फील गुड फैक्टर आया जिसकी रिज़ल्ट हुआ कि आज मसलन स्टॉक एक्सचेंज में एकदम से आया, डॉलर नीचे आया। अच्छा, उसी की थोड़ी सी रिफ्लेक्शन हमें ये भी आई कि आज इक़्तिसादी जो कमेटी थी कैबिनेट की, उसने ओरिजिनल, जैसे बार बार मैं कहता रहा हूँ कि 3 रुपए और कुछ पैसे मांगा था, फिर 2 रुपए तक आए। अब ये कि हमारे यहाँ जो एवरेज मतवसत तबके का जो एक सारिफ है वो 300 से 700 रुपए खर्च यानी कि यूनिट खर्च करता है, एवरेज जो सारिफ। तो उसको 10% उसका बिल बढ़, राइट, और उससे ऊपर वालों को 15% मेरे ख्याल। तो ये रिलीफ इस वजह से देने के काबिल हुए तेल का कि कल वो कुछ वो ये कि 3 साल के तेल का मसला हुआ तो कोई रिलीफ मिली। होना ये चाहिए था कि इसमें वज़ीर आज़म के लेवल पर जब आप तकरीर करते हैं तो आप ये कहते हैं कि मुश्किल वक्त था, ये वो इधर उधर, देखो हमने सिर्फ ये किया है और ये आपको एक मैंने रियायत दी। वो एकदम से उन्होंने गियर लगाया और कंटेनर वाली तकरीर पे जाके नहीं छोड़ूंगा और एनआरओ और करप्शन से वो जरूर करते, वो आखिर में 1-2 लाइनें होनी चाहिए थी। उससे कहीं ज्यादा, आपको याद होगा मैंने आपको रिवील किया था जब हमने कहा था कि वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की वो पेमेंट्स नहीं हो रही, मैंने कहा कि मुझे इत्तला मिली है गुलमी ने कि वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो रिलीफ मुहैया की जा रही है वो काफ़ी नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं सेफ्टी नेट की एक उन्होंने सेफ्टी नेट की बात, सेफ्टी नेट की जो बात है, आप ये पहले जिक्र करते हैं कि यार ये पहले दौरे से कम 1, 2, 3, 4 इससे एक फील गुड फैक्टर जनरेट होता है। वो उन्होंने करने की बजाय, उस पे फोकस करने की बजाय वो दोबारा अपने कम्बैटिव मोड में, और मुझे उनकी ये तकरीर सुनते हुए ये खदशा है एक सियासी ऑब्जर्वर के तौर पर। वो ब्रेक का कह रहे हैं क्योंकि ये बात समझानी चले हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वज़ीर आज़म साहब की जो तकरीर थी उसका हम तज्जिया कर रहे हैं, हमारे साथ रहिए।
हमें ट्वीट ज़रूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल_पाकिस्तान_। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब के चेहरे पर बहुत गौर से तवज्जो करते हुए और उनकी तकरीर को तुम देख ही रही थी, मैं कितने वो से सुन रहा था, मुझे वाक़तन ये मेरा ख्याल था या गुमा था कि ये करेंगे कि यार बहुत मुश्किल वक्त था तो देखो कुछ एक अच्छी खबर आई है, मैं आपको मज़ीद खबरें दूंगा वगैरह वगैरह वगैरह। वो उन्होंने वो करते ही एकदम से गियर लगा के तो छोड़ूंगा नहीं वाला यार। अब छोड़ूंगा नहीं से मैंने जब उनको देखा तो मुझे ये एहसास हुआ, फील हुआ, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि खान साहब को गालिबन ये ब्रीफ किया गया है या समझाया जा रहा है या वो जिबली तौर पर महसूस करते हैं, क्योंकि यहाँ हुकूमतों के खिलाफ आते ही साजिशें शुरू हो जाती हैं। गालिबन वो महसूस कर रहे हैं कि ये जो पुराने वारदातिये हैं, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान, ये जो इकट्ठे हो रहे हैं यार, ये कहीं कोई ये अपने तौर पर कोई उस दिन वो कह भी दिया था जरदारी साहब ने, तो वो ये वो वगैरह वगैरह, एक जरदारी सब पे भारी, फलाना फलाना, उनके मौलाना के अपने कनेक्शन हैं, तो यार ये कोई खिचड़ी तो नहीं। जबकि मैं इंतहाई दयानतदारी से कई बार कह चुका हूँ कि सवाल ही पैदा नहीं होता, वो सियासतदान एक बेवकूफ जो इस वक्त ऐसा को काम करेगा, जो सही बात है। इस वक्त इमरान खान साहब को हटाकर खुद आना। एग्री, दिस इज द टाइम टू बी इन द ऑपोजिशन। आप हुकूमत में क्यों ना, दे कैन बी एनीथिंग, लेकिन वो इतने बेवकूफ ये तीनों नहीं हैं। और बकौल आप ही कि अगर वो इतने एक्सपीरियंस्ड है तो एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि लेकिन साथ उन्हें ये कहा, उनको गलत रास्ते पे किसी ने लगाया है कि जी चूंकि हमें अब रिलीफ के इम्कानात आ रहे हैं तो सर अब आप ऐसा करें कि अब आप गियर लगाएं कि देखो एक तरफ तो मैं तुम्हें रिलीफ मुहैया कर रहा हूँ, दूसरी तरफ मैं करप्ट लोगों को ये भी जेल में, ये भी जेल में, ये भी जेल में। अब आज जो उन्होंने फरमाया ना कि वजारत दाखिला मैं खुद निगरानी कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि नैब ने कुछ अपने हिस्से की गिरफ्तारियां कर ली, अब कुछ ऐसी गिरफ्तारियां होंगी जिसका खान साहब खुद कर देंगे कि ये मैंने बतौर वजीर दाखिला की हैं। सही। अब उसकी बेहतर होता कि जब वो हो जाती तो हम समझ ही जाते कि आप वजीर दाखिला हैं। इस वक्त अगर आप सेफ्टी नेट की बात करते, आज ही बात करते कि भाई बहुत दबाव था कि 4 रुपए कीमत बढ़ाओ, मैंने साहब कभी डिटेल वो सिर्फ अपने देते इसी बात की कि वो करप्ट लोगों को कैसे पकड़े, बाकी बातें बहुत एरी फेरी और जनरल किस्म की होती हैं। सो आई रियली डोंट अंडरस्टैंड वेयर ही इज गोइंग विद इट, टू बी ऑनेस्ट। ये तो बड़ी सॉलिड बात होती ना यार भाई, हाँ ना, लेकिन वो ऐसे मामलों पे सॉलिड नहीं ना, इंशाल्लाह प्लान बनाएंगे पे रुक जाती है ना यार। 1 रुपए 10 पैसे करवाई। हाँ एग्रीड, आप क्रेडिट लें, ये मेरे विजिट ने किया है बिल्कुल। और मैं सेफ्टी नेट की बात कर रहा हूँ। बहरहाल कौन है मुझे बता रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल चाल है? ठीक है जी, ठीक ठाक, आप फरमाइए सर। अल्लाह का शुक्र। सर मैं ये इस हवाले से बात करना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब ने जो माजी में अपने तजर्बे के हवाले से जो बातें की हैं, वो मेरा ख्याल है खुदकुशी का वक्त आ चुका है। किसका वक्त आ चुका है? खुदकुशी का भाई। खुदा के लिए हम ही लोगों ने टेलीविजन पे आपको इस तरह की क्लिप्स दिखा के, मेरे भाई बात यह है कि एक मुल्क का वजीर आज़म है, बहरहाल ये बात तो मानेंगे ना इस वक्त मुश्किल हालात हैं, तो खुदा के लिए यार कुछ यानी मेहरबानी किया करें। जी इस्लामाबाद से कॉल जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। नुसरत साहब जी फरमाइए। ये जो अभी हमारे वज़ीर आज़म साहब तकरीर कर रहे थे, बड़े खुश हो रहे थे कर्जा लेने पे, तो ये तो कभी कर्जे के बड़े खिलाफ हुआ करते, तो अब अचानक क्या मसला आ गया? भैया बखुदा मैं आज से 3 साल पहले कुछ चीज़ों के बारे में कहता था, मर जाऊंगा नहीं करूंगा। जी जी। लेकिन की भाई किसी को अपनी राय बदलने का वैसे हक तो है ना, ये बात तो जब आप ऑपोजिशन में होते हैं मेरे प्यारे भाई, तो आपका रवैया और होता है। हुकूमत में आते हैं, हक़ायक़ आपके सामने आते हैं तो आपको समझ आती है। बल्कि अगर मेरा वज़ीर आज़म साहब से पूरी मैं तज्ज़िया कर रहा हूँ अपनी दानिश में, तो मेरा तो उनसे गिला ही ये है कि खान साहब आप अभी भी ऑपोजिशन के कंटेनर पे चढ़े हुए हैं। एक्ट लाइक अ प्राइम मिनिस्टर, मुझे हौसला दें, कहें यार कल मैं गया था सऊदी अरेबिया और देखो आज मैंने बजाय 3 रुपए और 70 पैसे बिजली की कीमत बढ़ाने के, मैंने बहुत लड़ झगड़ के ऐसा तो मेरे को कहा नो वे 1 रुपए 10 पैसे कराई है। तो आप मेरे अंदर उम्मीद जगाते
میں تو بلکہ ان سے یہ گلہ کر رہا ہوں صاحب. باقی جو ماضی میں جو کہا جاتا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے, ہر سیاستدان کہتا ہے آج کل ٹیلی ویژن آ گیا ہے, ہم آپ لوگوں کا دل خوش کرنے کو, کیونکہ ہم تجزیہ اور صحافت تھوڑی کرتے ہیں, ہم تو نوٹنکی کرتے ہیں. تو نوٹنکی میں پھر آپ کے بھی ذہن میں آتا ہے ارے یہ تو کہتے تو خودکشی کر لوں گا. تو میں آپ کو دنیا کے ہزارہ لیڈروں کے بارے میں بتا سکتا ہوں, اپنے تو خیر کرتے ہی ہیں بڑے بڑے, کہ وہ اقتدار سے پہلے کچھ کہا کرتے تھے, بعد میں اوباما نے کہا تھا چینج, وہ بھی تبدیلی کا نعرہ لگا کے آیا تھا. پہلا کام یہ کیا تھا کہ بینکوں کو بیل آؤٹ دیا تھا. جی اچھا, ایک اور کال. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حکم سر. اچھا نصرت صاحب, میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو این آر او کی بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب, جی جی, کیا یہ این آر او کر سکتے ہیں؟ سپریم کورٹ میں کیس ہے یا منی لانڈرنگ کے نیب میں ہے, تو یہ این آر او دے سکتے ہیں کہ ایسے ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں؟ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیے میں یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ جب وہ این آر او کی بات کر رہے ہیں تو ان کو شبہ ہے کہ این آر او کے لیے کسی اور سے رجوع کیا جا رہا ہے, اور میں یہیں پہ اپنا جواب ختم کرتا ہوں. مجھے اپنی اچھا لگتا ہے. چلیں اسی پہ بریک, اچھے ٹائم پہ بریک آئے گی. چلیں جی ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ اچھا میں جو ہوں نا ایبٹ آباد سے کال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں آپ سر؟ ٹھیک ہیں جی اللہ کا شکر ہے. سر کوشچن سر یہ پوچھنا تھا کہ جو بیانیہ نواز شریف صاحب کا تھا کہ میں لٹکا دوں گا, عمران خان صاحب کا وہی بیانیہ میں لٹکا دوں گا. ایک تو بات یہ ہے کہ جو چیزیں ہمیں سمجھ آ رہی ہیں ابھی تک ان میں ہمیں فرق نظر نہیں آ رہا دونوں کے بیانیے میں, مگر پیپلز پارٹی کی جو سیاست تھی وہ تو میچور قسم کی بات کرتے ہیں, تو ان دونوں میں کوئی فرق ہمیں خاص نظر نہیں آ رہا کہ دونوں تو ایک جیسے ہی ہیں, مطلب ایک جیسی باتیں دونوں کرتے ہیں, ہم لٹکا دیں گے, ہم پھاڑ دیں گے. نہیں, نواز شریف صاحب نے لٹکانے پہ زیادہ توجہ میں رکھا. شہباز شریف صاحب الرحمان صاحب کے زمانے میں شہباز صاحب ہوا کرتا تھا, لیکن اس کے بعد پھر وہ اس پہ سگنل فری روڈز بنانے پہ آ گئے, تو وہ تو فرق ہے. وہ تو دیکھیے پر بیانیہ دونوں کو ایک جیسا ہی ہے, مائنڈ سیٹ دونوں کو ایک جیسا ہی ہے. ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کا, میں ابتدا سے بات کر رہا ہوں, پیپلز پارٹی کا ہمیں میں اس کر کے ہوں کہ پیپلز پارٹی کے بیانیے میں کبھی جو بات انہوں نے کی ہے وہ بالکل ایکوریٹ بات ہوتی ہے, وہ پاکستانیوں کو سمجھ آنے میں. آپ کی اپنی رائے ہے, یو آر موسٹ ویلکم ٹو ہولڈ دیٹ. ہمیں کیا لندن سے کال ہے. یمن کے بارے میں نصرت صاحب آپ سے پوچھنا چاہیے. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم. جی عثمان بات کر رہا ہوں. میں نے خان صاحب کی تقریر کے بارے میں بات کرنی تھی کہ خان صاحب کی جو جتنی بھی تقریریں آ رہی ہیں وہ ایک ہی ٹون, ایک ہی ٹاپک پہ, کوئی چینج والی حکومت آئی, کوئی چینج بھی لے کے تقریر ہی چینج کر لیں. ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اب انہیں بھی اپنی تقریر, اپنے رویے, اپنے ٹون اور ٹینر میں تھوڑی سی نرمی لا کر اور تھوڑی سی خوشخبریاں سنانے کا رویہ. اور جبکہ آج تھیں, آج سچی بات ہے کہ اگر فرض کریں میں وزیر اعظم صاحب کا اسپیچ رائٹر ڈالر کے بارے میں ذکر تو میں ڈالر کی قیمت آج کم ہونے کا ذکر کرتا, اسٹاک ایکسچینج کا یوں کر کے ایک ہی دن میں اتنے پوائنٹس بڑھ جانے کا ذکر کرتا. میں کہتا کہ اسد عمر کو میں نے کہا نو اسد, یہ بجلی کی قیمتیں اتنی نہیں بڑھی اور وغیرہ وغیرہ. لیکن بہرحال بادشاہ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ شیر کی مرضی ہے, جنگل کا بادشاہ, انڈا دے بچہ دے, ان کی اپنی مرضی. لیکن بہرحال یہ کہ انہیں اب یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ فیل گڈ جنریٹ کرنے والی تقاریر کیا کریں. اس سے میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. جی السلام علیکم. جی تھر پارکر. وعلیکم السلام سر, میرا نام اسد اللہ خان ہے, میں تھر پارکر سے بات کر رہا ہوں. جی مجھے آپ کی توجہ مبذول کروانی تھی یو سی جی تھر کول پروجیکٹ پہ. میں خود انجینئر ہوں. یو سی جی تھر کول پروجیکٹ جو ڈاکٹر سمر مبارک من صاحب کا پروجیکٹ ہے, وہ پچھلے 4 ماہ سے ہم ملازمین مسلسل احتجاج کر رہے ہیں. I am sorry, I have to drop your call. اس وجہ سے نہیں کہ یہ موضوع سے ہٹ کر ہے, لیکن یہ جو ہے بھیا موضوع سپریم کورٹ میں ہے, اور میری کوئی مجال اور ہمت نہیں ہے کہ جو
बात सुप्रीम कोर्ट के रूबरू हो, वहाँ फैसले हो चुके हों। मेरा ये अभी से नहीं, मेरा शुरू से इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने से ये रवैया रहा है। लाहौर से कॉल है जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर गुजारिश ये है कि एक तो इमरान खान साहब ये मौला जट मूड से कब निकलेंगे? अरे पहली तो भाईजान आप मुझे एक बात बताएं। दूसरी बात सर एक मिनट बात सुन लीजिए, सिर्फ ये गुजारिश थी कि चाहे 12 अरब डॉलर आ जाए या 10 अरब डॉलर आ जाए, मुझे ये सिर्फ बता दीजिए कि गरीब आदमी कहाँ जाएगा। हाँ, उसके लिए तो आपने बिजली भी महंगी कर दी, अगर नहीं देखिए ना, गैस भी महंगी कर दी। भैया आपके जज्बात आ गए ना। अब चूंकि यहाँ तो कोई हुकूमत का तर्जुमान नहीं बैठा हुआ, मैं यही रो रहा था कि वो कहते सुने ना जी कि उनकी तकरीर में अगर ये बात कही जाती कि भाई हालात इतने दगरगूं थे कि हमें 4 रुपए के करीब 1 यूनिट बिजली की कीमत बढ़ानी पड़ती। तो कह तो रहे थे कि मुश्किल वक्त आता है, लोगों को हौसला करना है। तो एक जो कहते हैं ना कि गरीब आदमी, तो उसमें ना कि उनके पास ऐसा, मैं दोबारा कह रहा हूँ, नहीं सर मैं आपके साथ एग्रीमेंट में हूँ, आप मैं बहस नहीं कर रही। जाएगा उस वक्त वो गरीब आदमी, यार गरीब आदमी ये मुश्किल जो तो बहुत है ना, ये भी जो एक डायलॉग ये हम बोलते हैं एसी में बैठ, गरीब आदमी उस वक्त तक को रहेगा भी यार, तो है ख्याल करो। मिडिल क्लास आदमी के लिए भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी ना जिंदगी जब महंगाई बढ़ेगी। अगर बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं बिल्कुल उनके साथ एग्रीमेंट में हूँ। ही इज राइट, इट्स डिफिकल्ट, इट हैज बिकम एक्सपेंसिव। अगर तो दिलीप कुमार की तरह बात करनी है ना, तो मैं आपसे अच्छा गरीब का दूं, क्योंकि मुझे तो बचपन से आदत है। मैं तो छोटे होते हुआ सोशलिस्ट। अरे यार आप खुद यही कह रहे थे कि कम से कम उनको फील गुड फैक्टर डालना चाहिए था, आप डिसएग्री कर रहे हैं। मतलब कम ऑन साहब, यू वर सेइंग दैट योरसेल्फ। ये जिस तरह बात करते हैं ना कि जी कुछ देखो, मैं दयानतदारी से समझता हूँ कि मैं वाकईतन समझ रहा था कि 2 रुपए से कम की गुंजाइश नहीं, वाकईतन। राइट, ओके। मैं कल के पैकेज के बावजूद समझ रहा था, क्योंकि भाई वो 1 अरब डॉलर जो है, कोई पता नहीं अभी बढ़ा वो तो बीबी रिजर्व में जमा होना है ना, 1 रुपए और बढ़ा वो तो वो 7 लाख फिल्म की तरह है जिसे आप गिन सकते हो, खर्च नहीं कर सकते हो। हाँ, तेल की रिलीफ, और उसमें एक इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि हम जिस वक्त देंगे उस वक्त जो प्राइस जारी होगी कि खुदा ना खास्ता डिफर्ड पेमेंट उतने पे ही होगी, वो उतने पे होगी। तो मेरा ये मतलब था कि ये फिर हमें इस तरह के टेलीफोन ना आते। नहीं, बिकॉज ही सेड इट, वो बार बार अपनी तकरीर में ये कह रहे थे कि देखें जब हालात बेहतर करने होते हैं तो मुश्किल वक्त आता है, बट वो ही वाज नॉट रीअश्योरिंग इनफ। लेकिन हमें तो वो फीडबैक तो वो इम्पोर्टेंट है जो हमें टेलीफोन के जरिए आ रहा है। ये हरगिज ना आता जो मैं अपने तज्जिये में बात कर रहा था कि अगर ये प्राइम मिनिस्टर साहब की तकरीर का डोमिनेंट कोर्स और टोन वो होती, हाँ, तो फिर बेहतर फीडबैक आता, तो फिर ये लोग कोई तारीफ कर रहे होते, कोई मुखालिफ कर रहे होते। जी एक और कॉल जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, काशिफ बात कर रहा हूँ गुजरात से। जी भैया। तो सर थोड़ी सी आपसे गाइडेंस चाहिए थी इस बात पे कि इमरान खान ने कहा कि हम सालिसी का किरदार अदा करेंगे यमन के साथ। हाँ, तो सर ये किस हैसियत में यमन के साथ ये सालिसी का किरदार है? पाकिस्तान का क्या किरदार होगा? क्या यमन राजी है इस बात पे? मेरा अपना ये ख्याल है कि शायद उन्होंने जानबूझकर नाम नहीं लिया कि सालिसी में उन्होंने यमन का जिक्र किया। मेरा ख्याल है उन्होंने इशारा दिया है, क्योंकि ये तसव्वुर किया जाता है कि यमन में जो खाना जंगी है उसमें दूसरा फरीक यानी जो सऊदी मुखालिफ है उसकी हिमायत ईरानी कर रहे हैं। मेरा अपना ख्याल है और मैं इस बात पर अब भी कायम हूँ कि पाकिस्तान का ईरान पर लीवरेज हो भी तो हौसी बागियों पे नहीं है इतना कि वो ईरान भी अगर उनका साथ छोड़ देगा तो वो लोग उसी तरह का आलम है जैसे अफगानिस्तान में तालिबान का है। और यही मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, वो मैं ओवर कमिट नहीं करना। चलें, आज हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।